आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, भारत में इंसान की जो शुरुआती कला है उसे समझने के लिए। मतलब गुफाओं में बनी तस्वीरों से शुरू करके सिंधु घाटी सभ्यता की जो कमाल की कलाकृतियां हैं वहां तक। हाँ, एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर है ये। और हमारी ये बातचीत कुछ पुरानी खोजों और कला के इतिहास से जुड़े जो लेख हैं उन पर आधारित है। बिल्कुल, जो पुरातात्विक सबूत हमें मिले हैं। हमारा मकसद यही है कि इन पुरानी कलाकृतियों के पीछे की कहानियां, उनको बनाने के तरीके और उनका मतलब समझें। और शायद उन लोगों की जिंदगी, उनकी सोच, उसको भी थोड़ा जान पाएं। हाँ, सोचिए कितना लंबा वक्त बीता है। तो शुरू करते हैं उस जमाने से जब लिखना पढ़ना तो था नहीं, प्रागैतिहासिक काल। तो फिर हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है? सही सवाल है। ये गुफाओं में मिले चित्र ही हैं जो एक खिड़की की तरह काम करते हैं। अच्छा, जब शुरुआती इंसानों की मतलब जरूरतें पूरी हो गई होंगी, रोटी कपड़ा मकान वाली, तो शायद उन्हें लगा होगा कि कुछ बनाया जाए, कुछ कहा जाए। हाँ, शायद कला का ये सबसे पुराना तरीका था अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। पर सवाल यह है कि उन्होंने ये चित्र बनाए क्यों होंगे? क्या सिर्फ सजाने के लिए? हो सकता है सजावट एक कारण हो सकता है, या शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रिकॉर्ड करने का एक तरीका, जैसे हम डायरी लिखते हैं। और क्या आप जानते हैं, भारत में गुफा चित्रों की पहली खोज 1867-88 में हुई थी। आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। हाँ, और ये स्पेन की जो मशहूर अल्तामिरा गुफाएं, उनसे भी पहले की बात है। कमाल है। बाद में और भी लोग आए, कॉकबर्न, मित्रा, घोष। जी, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण खोजें की। और ये चित्र मिले कहाँ हैं ज्यादातर? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में भी। हाँ, उत्तराखंड में वो लाखोदियार वाली जगह, अल्मोड़ा के पास। बिल्कुल, लखुदियार, जिसका मतलब ही है 1,00,000 गुफाएं। हालांकि उतनी है नहीं, पर नाम तो यही है। अच्छा, और वहाँ चित्र कैसे हैं? वहाँ मुख्यतः 3 तरह के हैं: इंसानों के, जानवरों के और कुछ ज्यामितीय मतलब रेखाओं वाले डिजाइन। रंग भी 3 मुख्य हैं: सफेद, काला और लाल गेरू। इंसानों को कैसे दिखाया है? इंसानों को तो बस डंडे जैसी सीधी लकीरों से बनाया है, बहुत सरल। और जानवर? जानवरों में एक लंबी थूथन वाला जानवर है, लोमड़ी है, और एक कई पैरों वाली छिपकली भी दिखती है। अच्छा, और वो लहरदार रेखाएं, डिजाइन? हाँ, लहरदार रेखाएं हैं, कुछ चौकोर डिजाइन है, बिंदुओं के समूह हैं, और एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है जिसमें लोग हाथ में हाथ डालकर नाच रहे हैं। और एक चीज आपने कही थी, अध्यारोपण, मतलब चित्रों के ऊपर चित्र। हाँ, सुपर इम्पोजिशन। ये लखुदियार में भी दिखता है। सबसे पुराने चित्र काले रंग में हैं, फिर उनके ऊपर लाल गेरू वाले, और सबसे नए सफेद रंग वाले लगते हैं। ये अध्यारोपण मतलब चित्रों का एक के ऊपर एक बनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि एक ही जगह को अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया गया, शायद अलग अलग पीढ़ियों ने। हो सकता है वो जगह उनके लिए पवित्र रही हो। बिल्कुल, या समय के साथ उसका इस्तेमाल बदल गया हो, या ये भी हो सकता है कि बाद के कलाकारों ने पुराने चित्रों में कुछ नया जोड़ा हो, उन्हें अपडेट किया हो। और इन शुरुआती चित्रों की सादगी, वो हमें क्या बताती है? वो हमें उस जमाने के इंसानों की सोच, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया, उसकी एक झलक देती है। बहुत सीधी सरल अभिव्यक्ति। चलिए अब भारत की सबसे मशहूर गुफा चित्रों वाली जगह पर चलते हैं, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। हाँ, भीमबेटका तो कमाल की जगह है, विंध्य पहाड़ियों में। इनकी खोज वीएस वाकणकर जी ने की थी, है ना, 1957-58 में। जी हाँ, बिल्कुल, भोपाल के पास है ये, और इसका पैमाना बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा था कि करीब 800 शैलाश्रय हैं वहाँ, और 500 से ज्यादा में तो चित्र बने हैं। हाँ, ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है, और विषयों की विविधता भी गजब की है। रोजमर्रा की जिंदगी, शिकार, नाचना गाना, जानवरों की लड़ाई, शहद निकालना, बहुत कुछ है। ठीक है, तो भीमबेटका की कला को थोड़ा खोलते हैं। इसे अलग अलग दौर में बांटा गया है ना? हाँ, कई कालखंडों में। हम शुरुआती 3 पर बात कर सकते हैं। सबसे पुराना दौर है ऊपरी पुरा पाषाण काल, पीरियड 1। जी। इस समय के चित्र ज्यादातर सीधी रेखाओं वाले हैं, लीनियर, हरे और गहरे लाल रंग में। और विषय क्या है? बड़े बड़े जानवर ज्यादा हैं, भैंसा, हाथी, बाघ, गेंडे, और साथ में डंडे जैसे इंसान। अच्छा। कुछ नर्तक हरे रंग में और शिकारी लाल में, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा वर्गीकरण किया गया है। ठीक है,
इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, पीरियड 2। हाँ, और इस दौर में सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। ये सबसे समृद्ध काल है भीमबेटका का। लेकिन चित्रों का आकार छोटा हो गया ना, और विषय बढ़ गए। बिल्कुल, विषय बहुत ज्यादा हो गए। शिकार के दृश्य तो बहुत ही आम है। शिकार कैसे दिखाया है, अकेले या समूह में? ज्यादातर समूह में लोगों को झुंड में शिकार करते दिखाया गया है। उनके हाथों में भाले, तीर कमान, कांटेदार भाले दिखते हैं। और कहीं कहीं जाल भी दिखाए हैं जानवरों को पकड़ने के लिए। हाँ, जाल और घेरों का इस्तेमाल भी दिखता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? शिकारियों को अक्सर कपड़े और गहने पहने दिखाया गया है। अच्छा, मतलब उस जमाने में भी? हाँ, कभी कभी उनके सिर पर खास तरह की पगड़ी या शायद मुखौटे भी हैं। और जानवर कौन कौन से हैं? जानवरों की तो पूरी श्रृंखलाएं हैं। हाथी, बाघ, हिरन, चीतल, तेंदुआ, बंदर, बहुत सारे। ऐसा लगता है कलाकारों को जानवर बनाना बहुत पसंद था। और कमाल की बात तो यह है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कि जानवरों को तो काफी असली जैसा बनाया है। हाँ, यथार्थवादी। लेकिन इंसानों को बस एक स्टाइल में, सांकेतिक रूप से, ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये जानवरों के प्रति डर या सम्मान दिखाता था, या शायद जानवरों के लिए एक तरह का स्नेह है? कौन जाने। औरतें भी हैं चित्रों में। हाँ, औरतें भी चित्रित हैं, कुछ कपड़ों में, कुछ बिना कपड़ों के। बच्चे भी हैं, दौड़ते, कूदते, खेलते हुए दिखाए गए हैं। और सामुदायिक जीवन कैसा दिखता है? साथ मिलकर नाचना एक बहुत आम विषय है। लोग पेड़ों से फल या शहद तोड़ रहे हैं। औरतें अनाज पीस रही हैं या खाना बना रही हैं। ऐसे दृश्य भी हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार दिखाया गया हो कुछ चित्रों में। हाँ, कुछ दृश्य पारिवारिक लगते हैं। और कई गुफाओं में हाथ और मुट्ठी के निशान भी मिलते हैं, छाप जैसे। ये हाथ के निशान क्यों बनाए होंगे? इसका मतलब भी पूरी तरह साफ नहीं है। शायद कोई पहचान चिन्ह या कोई रस्म। और कुछ शिकार के दृश्यों में तो जैसे पूरी कहानी है। जैसे? एक मशहूर चित्र है जिसमें कुछ लोग मिलकर एक बड़े जंगली भैंसे बाइसन का शिकार कर रहे हैं। कुछ शिकारी जमीन पर घायल पड़े हैं। वो उस जमाने की जिंदगी के संघर्ष को दिखाता है। वाकई। और क्या इन चित्रों का कोई धार्मिक मतलब भी हो सकता है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ? इसका हो सकता है। हम सीधे तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन आज भी कई आदिवासी समाज शिकार से पहले या खास मौकों पे चित्र बनाते हैं या नाचते गाते हैं। तो शायद कोई रस्म रही हो। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बाद फिर आता है ताम्र पाषाण काल, पीरियड 3, यानी वो समय जब पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, इस दौर में क्या नया है? इस दौर के चित्र दिखाते हैं कि गुफाओं में रहने वाले लोगों का संपर्क मैदानी इलाकों के समुदायों से होने लगा था, जो खेती करते थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो डिजाइन मिट्टी के बर्तनों पर मिलते हैं मालवा के मैदानों से, वैसे ही डिजाइन गुफा चित्रों में भी दिखने लगते हैं, जैसे क्रॉस हैच वाले वर्ग, जालियां। अच्छा, मतलब विचारों का आदान प्रदान हो रहा था? हाँ, मिट्टी के बर्तन और शायद धातु के औजार भी चित्रों में दिखने लगते हैं। लेकिन एक बात और है। क्या? ऐसा लगता है कि इन बाद के चित्रों में पहले के दौर जैसी वो क्या कहते हैं जान और जोश, वो थोड़ी कम हो गई है। शायद जीवन शैली बदल रही थी। अच्छा, पर ये चित्र बनाए कैसे जाते थे? मतलब रंग कहाँ से लाते थे, ब्रश कैसे बनाते थे? भीमबेटका के कलाकारों ने सफेद और लाल रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। हाँ, ये तो दिखता है। पर पीला, नारंगी, भूरा, हरा, काला रंग भी मिलता है। रंग बनाने के लिए अलग अलग पत्थर और खनिज पीसते थे। जैसे लाल के लिए गेरू। हाँ, लाल के लिए गेरू यानी हेमेटाइट, हरे के लिए एक खास हरा पत्थर होता है कैल्सिडोनी, और सफेद के लिए शायद चूना पत्थर। और फिर इस पाउडर को पानी और किसी चिपचिपी चीज में मिलाते होंगे, जैसे जानवरों की चर्बी या पेड़ की गोंद या रस, बाइंडर की तरह। और ब्रश शायद पौधों के रेशों से बनाते होंगे। कमाल की बात यह है कि हजारों साल बाद भी ये रंग टिके हुए हैं। ये कैसे संभव है? माना जाता है कि चट्टानों में जो ऑक्साइड होते हैं, उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया रंगों के साथ हुई, जिससे वो पक्के हो गए। प्रकृति ने ही उन्हें सहेज लिया एक तरह से। अद्भुत। और ये चित्र बनाए कहाँ गए हैं? दीवारों पर, छतों पर? हाँ, दीवारों और छतों पर। कुछ तो ऐसी गुफाओं में हैं जहां लोग रहते थे, पर कुछ ऐसी जगहों पर भी जहां शायद रहते नहीं थे। तो उन जगहों का क्या महत्व रहा होगा? हो सकता है उनका कोई धार्मिक या सामुदायिक महत्व रहा हो। और कुछ सबसे सुंदर चित्र तो काफी ऊंचाई पर है। क्यों? ऊंचाई पे क्यों? शायद इसलिए ताकि दूर से दिख सके, या शायद उस जगह तक पहुंचना ही एक रस्म का हिस्सा हो,
तो इन सब चित्रों का, इस पूरी परंपरा का क्या मतलब निकाले हम? हाँ, मतलब ये सिर्फ तस्वीरें तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उस समय के माहौल, लोगों के विश्वास, उनके समाज, उनकी सोच का विकास, सब कुछ दर्शाती है। कम साधनों में भी कमाल की कला। हाँ, सीमित संसाधनों के बावजूद कलाकारों ने अपने आसपास की दुनिया को बड़ी खूबी से पकड़ा है। जानवरों को तो अक्सर असल से ज्यादा ताकतवर और भव्य दिखाया गया है। और वो परतें, अध्यारोपण। वो परतें बताती हैं कि इंसान वहां लगातार मौजूद था और समय के साथ उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसका फोकस बदलता रहा। ये कला उनकी मुश्किल हालात में भी उनकी महारत को दिखाती है। बहुत खूब। तो ये थी प्रागैतिहासिक शैल कला। अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पूरी तरह से बसी हुई सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व। जी, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे। इस सभ्यता की पहचान है इसके योजनाबद्ध शहर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो अब पाकिस्तान में है। और भारत में भी कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। लोथल, धौलावीरा गुजरात में, राखीगिरी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में। और यहाँ हमें कई तरह की कलाकृतियां मिलती हैं। मूर्तियां, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने, टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की चीजें। कला का एक बिल्कुल अलग ही स्तर दिखता है यहाँ। हाँ, प्रागैतिहासिक कला से तो बहुत अलग है ये। बिल्कुल। यहाँ कलाकारी में एक बड़ा उछाल दिखता है। उस जमाने के कलाकारों की समझ और कल्पना कमाल की थी। जैसे जैसे इंसान और जानवरों की जो मूर्तियां मिली हैं, पत्थर या कांसे की, वे बहुत असली लगती हैं। शरीर के बनावट का कितना ध्यान रखा गया है। और टेराकोटा में भी। हाँ, टेराकोटा की चीजों में भी खासकर जानवरों को बड़े ध्यान से, बारीकी से बनाया गया है। और ये शहर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये तो नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग के बेमिसाल उदाहरण हैं। सही कहा। घर, बाजार, गोदाम, दफ्तर सब एक तरतीब से बने थे और पानी की निकासी का इंतजाम तो लाजवाब था उस जमाने के हिसाब से। अच्छा, तो कलाकृतियों पर आते हैं। पत्थर की मूर्तियां ज्यादा तो नहीं मिली शायद। हाँ, पत्थर की मूर्तियां कम हैं, लेकिन जो मिली हैं वो बहुत परिष्कृत हैं, सोफिस्टिकेटेड। 2 उदाहरण बहुत मशहूर हैं। एक तो वो लाल बलुआ पत्थर का धड़। हाँ, हड़प्पा से मिला पुरुष धड़। उसमें सिर और हाथ जोड़ने के लिए सॉकेट या छेद बने हैं। उसकी मांसलता बहुत स्वाभाविक लगती है। और दूसरी वो दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति, जिसे पुजारी राजा कहते हैं। हाँ, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। सेल खड़ी यानी स्टेटाइट पत्थर की बनी है। उसका विवरण क्या है? वो शॉल ओढ़े है ना? जी, एक शॉल ओढ़े है जिस पर 3 पत्तियों वाला एक खास डिजाइन बना है, तिप्तिया पैटर्न। आंखें लंबी और आधी बंद है, जैसे ध्यान में हो। ध्यान मग्न। और सिर पर पट्टी बंदी है, बाजूबंद भी है। हाँ, ये सारे ब्यौरे क्या बताते हैं? ये पुजारी मूर्ति, क्या ये किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की है या कोई धार्मिक गुरु? आधी बंद आंखें, क्या वो ध्यान का प्रतीक हैं? हो सकता है, या किसी गहरी समाधि की अवस्था का। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो ये मूर्ति हमें सिंधु समाज के संभावित सामाजिक या धार्मिक ढांचे की एक झलक देती है। शायद ऐसे खास लोग थे जो अहम भूमिका निभाते थे। अब आते हैं कांसे की ढलाई पर। सिंधु सभ्यता के लोग इसमें भी माहिर थे। बहुत माहिर थे। वो लुप्त मोम यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे। ये तकनीक क्या है आसान शब्दों में? इसमें पहले मोम का वो मॉडल बनाते हैं जो बनाना है, फिर उस पर गीली मिट्टी का लेप करके सुखा लेते हैं। अच्छा। फिर उसे गर्म करते हैं। मोम पिघल कर बाहर निकल जाता है और अंदर मिट्टी का खाली सांचा रह जाता है। समझ गया। फिर उसमें पिघला हुआ कांसा भर देते होंगे। बिल्कुल। ठंडा होने पर मिट्टी का सांचा तोड़ देते हैं और कांसे की मूर्ति तैयार। इस तकनीक से क्या क्या बनाया उन्होंने? इंसानों और जानवरों दोनों की मूर्तियां मिलती हैं। सबसे मशहूर तो वो नृत्य करती लड़की यानी डांसिंग गर्ल की छोटी सी मूर्ति है। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली थी, बहुत प्रसिद्ध है। ही देखिए, उसके बाल जूड़े में बंधे हैं, उसका एक हाथ कूल्हे पर है, दूसरा शायद घुटने पर टिका था और उसमें ढेर सारी चूड़ियां हैं, गले में हार भी है। और उसकी मुद्रा, उसमें एक आत्मविश्वास है, एक लय है। हाँ बिल्कुल, एक थिरकन सी है। ये उस समय की कलाकारी का बेहतरीन नमूना है। ये उसके असलीपन, आत्मविश्वास और जीवंतता में है। और कांसे की क्या चीजें मिली हैं? भैंस और बकरी की मूर्तियां भी मिली हैं जो काफी अच्छी बनी है। लोथल से एक कुत्ते का खिलौना मिला है, कालीबंगन से एक बैल। तो ये नृत्य करती लड़की का क्या महत्व है? क्या बताती है ये समाज के बारे में? एक तो ये उस समय की ऊंची कलाकारी को दिखाती है।
दूसरा, ये शायद समाज में औरतों की स्थिति या नाच गाने जैसी कलाओं के महत्व की तरफ भी इशारा करती है। और कांसे की ढलाई की ये परंपरा क्या बाद में भी जारी रही? हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र के दाइमाबाद जैसी जगहों पर बाद के समय की कांसे की मूर्तियां मिली हैं। ये दिखाता है कि ये तकनीक, ये कला सदियों तक चलती रही। और कमाल की बात यह है कि ये तकनीक आज भी देश के कई हिस्सों में इस्तेमाल होती है। सच में अद्भुत है। अच्छा, अब बात करते हैं टेराकोटा की, पक्की मिट्टी। हाँ, सिंधु घाटी के लोग टेराकोटा की मूर्तियां और खिलौने भी खूब बनाते थे। लेकिन आपने कहा था कि पत्थर और कांसे की तुलना में इंसान की शक्लें उतनी साफ नहीं बनी है टेराकोटा में। आंगन में जो मूर्तियां मिली हैं वो ज्यादा यथार्थवादी हैं। इनमें सबसे खास कौन सी हैं? सबसे खास है मातृदेवी की मूर्तियां, मदर गॉडेस। ये कैसी दिखती है? ये खड़ी हुई औरतों की मूर्तियां हैं। भारी गहने पहने हुए, गले में हार, कमरबंद, सिर पर एक पंखे जैसा बड़ा सा शिरोवस्त्र होता है। आंखें गोलियों जैसी चिपका दी गई हैं और नाक चोंच जैसी बनी है। काफी अपरिष्कृत क्रूड स्टाइल है। ये मातृ देवी क्यों मानी जाती हैं? शायद उनकी उर्वरता या मातृत्व से जुड़े गुणों के कारण ये बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। टेराकोटा में पुरुषों की मूर्तियां भी हैं? हाँ, कुछ दाढ़ी वाले पुरुषों की मूर्तियां भी हैं जिनके बाल कुंडली मारे हुए हैं। वो शायद किसी देवता की रही होंगी। एक सींग वाले देवता का मुखौटा भी मिला है। और खिलौने? आपने खिलौनों का जिक्र किया था। हाँ, बहुत सारे खिलौने मिले हैं, शायद बच्चों के खेलने के लिए। पहियों वाली छोटी गाड़ियां, पक्षी के आकार की सीटियां, झुनझुने, जानवरों और पक्षियों की छोटी छोटी शक्लें, खेलने की गोटियां, सब टेराकोटा से बने थे। तो ये टेराकोटा की चीजें क्या ये आम लोगों के लिए ज्यादा बनती थी? हो सकता है। इनका उत्पादन शायद बड़े पैमाने पर होता था। मातृदेवी जैसी मूर्तियां शायद धार्मिक थीं और गाड़ियां, सीटियां खिलौने। और ये जो फर्क है पत्थर, कांसे की नफीस मूर्तियां और टेराकोटा की थोड़ी अपरिष्कृत, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए बनी कला का फर्क हो, या अलग अलग मकसद से बनी चीजों का। एक तरफ उच्च कला, दूसरी तरफ लोक कला जैसी। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अब आते हैं मोहरों पर, सील्स। ये तो सिंधु सभ्यता की पहचान जैसी हैं। हाँ, हजारों की संख्या में मिली हैं। ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टेटाइट नाम के नर्म पत्थर से बनी है। लेकिन और चीजों की भी मिली है। कभी कभी अगेट, चर्ट, तांबा, टेराकोटा, यहाँ तक कि सोने और हाथी दांत की भी मोहरें मिली हैं। इन पर होता क्या था? इन पर जानवरों की बड़ी सुंदर और सजीव तस्वीरें उकेरी गई हैं। जैसे वो एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत आम है। बहुत आम है। इसके अलावा गैंडा, बाघ, हाथी, भैंसा, बकरी, मगरमच्छ, कई जानवर हैं। और इन मोहरों का इस्तेमाल क्या था? मुख्य इस्तेमाल तो शायद व्यापार में होता था। सामान की गांठों पर गीली मिट्टी लगा के उस पर मोहर लगा देते होंगे, पहचान के लिए या गारंटी के लिए। अच्छा। जैसे आज सील लगाते हैं। हाँ, कुछ वैसे ही। लेकिन लगता है कि लोग इन्हें तावीज की तरह गले में भी पहनते थे या पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कई मोहरों में छेद भी मिले हैं। और इन पर कुछ लिखा भी होता था ना, एक लिपि। हाँ, हर मोहर पर जानवर के ऊपर कुछ चिन्ह बने होते हैं, एक लिपि में, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये सिंधु सभ्यता का एक बड़ा रहस्य है। ये लिपि पढ़ी जाती तो कितना कुछ पता चलता, बहुत कुछ। शायद उनके नाम, उनके पद या व्यापार से जुड़ी बातें। और वो पशुपति मोहर। हाँ, वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, वो एक खास मोहर है। हाँ, उसमें बीच में एक आकृति है जो पालथी मारकर बैठी है, योगिक मुद्रा में। हाँ। उसके सिर पर सींग वाला मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं। हाँ, उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा बने हैं। आसन के नीचे 2 हिरण हैं। इसे शिव का शुरुआती रूप मानते हैं कुछ लोग। हाँ, कुछ विद्वान इसे पशुपति यानी जानवरों के देवता शिव का आदि रूप मानते हैं, कुछ इसे किसी देवी का रूप भी मानते हैं। ये बहस का विषय है। और तांबे की प्लेटें भी मिली हैं। हाँ, पतली तांबे की पट्टिकाएं मिली हैं। उन पर एक तरफ कोई जानवर या इंसान की शक्ल बनी है और दूसरी तरफ लिखावट है। ये शायद ताबीज रहे होंगे। तो ये मोहरें तो वाकई बहुत जानकारी देती हैं। बिल्कुल। ये हमें सिंधु घाटी के लोगों के विश्वासों जैसे पशुपति, उनकी अर्थव्यवस्था, व्यापार, पहचान और उनकी रहस्यमयी लिपि की झलक देती हैं। और इन पर जो नक्काशी है, इंटैग्लियो कहते हैं उसे। हाँ, इंटैग्लियो यानी सतह को खोद कर डिजाइन बनाना। ये उनके कारीगरों के हुनर को दिखाता है। बहुत बारीकी से काम किया गया है, छोटी सी जगह पर।
चलिए अब मिट्टी के बर्तनों पर आते हैं, पॉटरी। खुदाई में मिट्टी के बर्तन तो बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। कैसे होते थे ये? हाथ से बने या चाक पर? ज्यादातर चाक पर बने हैं, व्हील मेड, और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सादे ज्यादा थे या रंगीन? सादे बर्तन ज्यादा हैं। ये आमतौर पर लाल मिट्टी के बने होते थे। कभी कभी उन पर लाल या ग्रे रंग की एक पतली परत, जिसे स्लिप कहते हैं, चढ़ाई जाती थी। और डिजाइन वाले बर्तन? कुछ बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, ज्यामितीय पैटर्न्स जैसे रेखाएं, वृत्त या फिर पेड़ पौधे, पत्तियां, जानवर, पक्षी वगैरह। बहुरंगी बर्तन भी थे, पॉलीक्रोम? हाँ, बहुरंगी बर्तन भी मिले हैं पर बहुत कम। ज्यादातर लाल और काले रंग का ही इस्तेमाल है। कुछ बर्तनों पर उकेरन यानी इनसाइज्ड वेयर भी है, या कुछ में छेद हैं। छेद वाले बर्तन किस लिए? शायद छानने के काम आते होंगे, शराब वगैरह बनाने में। और बर्तनों के आकार? रोज के इस्तेमाल के लिए हर तरह के बर्तन मिलते हैं। मटके, थालियां, कटोरे, ग्लास, जार, ज्यादातर गोल और घुमावदार शक्लों के। नुकीले कोने कम है। और आपने वो छोटे बर्तनों का जिक्र किया था, मिनिएचर वेसल्स। हाँ, कुछ तो इतने छोटे बर्तन मिले हैं, आधे इंच से भी कम ऊंचे, बहुत करीने से बनाए गए हैं। पता नहीं किस काम आते होंगे, शायद पूजा में या इत्र वगैरह रखने के लिए। ये कारीगरी के चमत्कार हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन हमें क्या बताते हैं? ये हमें उस जमाने की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताते हैं। उनकी तकनीकी जानकारी, चाक का इस्तेमाल, मिट्टी को पकाने का बढ़िया तरीका, स्लिप लगाने की कला और उनकी खूबसूरती की समझ भी। अलग अलग तरह के बर्तन, अलग अलग इस्तेमाल। हाँ, और शायद अलग सामाजिक आर्थिक हालात भी दिखाते होंगे। ये बर्तन सिंधु सभ्यता की विकसित शहरी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। सही बात है। अब आते हैं गहनों पर, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। हड़प्पा के मर्द और औरतें दोनों ही गहनों के शौकीन लगते हैं। अच्छा, मर्द भी पहनते थे? हाँ, लगता तो यही है। कीमती धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी मिट्टी तक हर चीज से गहने बनते थे। क्या क्या पहनते थे? हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां, ये सब तो आम थे। औरतें शायद करधनी, झुमके और पायल भी पहनती थीं। और ये मिले कहाँ से हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी जगहों पर तो गहनों के ढेर मिले हैं, जैसे किसी ने छुपा कर रखे हों। सोने चांदी के हार, तांबे के कड़े, हजारों की संख्या में कीमती पत्थरों के मनके, सोने के झुमके, सिर के गहने, बहुत कुछ। और हरियाणा के फरमाना में कब्रिस्तान मिला है। हाँ, फरमाना में कब्रिस्तान मिला है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। इससे पता चलता है कि गहने उनके जीवन का और शायद मृत्यु के बाद की मान्यताओं का भी हिस्सा थे। मन के बनाने का काम तो बड़े पैमाने पर होता था, है ना? हाँ, मन का उद्योग काफी विकसित था। चन्हूदड़ो और लोथल में तो बाकायदा कारखाने मिले हैं। किन चीजों से बनते थे मन के? कॉर्नीलियन, लाल पत्थर, एमेथिस्ट, जामुनी, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, फिरोजा, लैपिस लाजुली, गहरा नीला पत्थर जैसे कई कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से। लैपिस लाजुली तो शायद बाहर से आता था, अफगानिस्तान से। हाँ, माना जाता है कि ये अफगानिस्तान से आता था। इससे उनके व्यापारिक संपर्कों का पता चलता है। और पत्थरों के अलावा? तांबा, कांसा, सोना, शंख, फियोन्स, एक तरह की चमकीली मिट्टी और पकी मिट्टी का भी इस्तेमाल होता था। और मनकों के आकार? हर तरह के, गोल, चपटे, ढोलक जैसे खंडों वाले। कुछ मनकों को मिलाकर लंबे हार बनते थे, कुछ पर सोना भी चढ़ाया जाता था या डिजाइन उकेरे जाते थे। तकनीक बहुत उन्नत थी। जानवरों की शक्ल के पिनहेड भी थे? हाँ, खासकर बंदर और गिलहरी की शक्ल के छोटे छोटे पिन हेड या मनके भी बनाए जाते थे। बड़े क्यूट लगते हैं वो। तो ये गहने और मनके हमें क्या बताते हैं? ये हमें उनके समाज के बारे में बताते हैं। शायद सामाजिक स्तरीकरण रहा हो, अमीर गरीब का फर्क। उनके व्यापार नेटवर्क के बारे में पता चलता है, जैसे लैपिस लाजुली जैसी चीजों का मिलना। और सबसे बढ़कर उनके कारीगरों के उच्च स्तर के हुनर का पता चलता है। और वो फरमाने वाली बात, दफन प्रथाएं। हाँ, वो हमें उनके मरने के बाद की जिंदगी से जुड़े विश्वासों और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी कुछ अंदाजा देती हैं। अच्छा, सिंधु घाटी के जीवन के कुछ और पहलुओं की झलक, जैसे कपड़े, फैशन। घरों में जो तकलियां मिली हैं, स्पिंडल व्हर्ल्स मिले हैं, उनसे पता चलता है कि कपास और ऊन की कताई आम थी। तो सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। लगता तो यही है। मूर्तियां देखकर अंदाजा लगता है कि मर्द और औरतें शायद दो कपड़े पहनते थे, नीचे धोती जैसा कुछ और ऊपर एक शॉल या चादर, जैसे पुजारी राजा वाली मूर्ति में शॉल है। और फैशन, हेयर स्टाइल वगैरह?
हाँ, लगता है सिंधु घाटी के लोग फैशन का भी ध्यान रखते थे। मूर्तियों और टेराकोटा में अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल दिखते हैं। दाढ़ी रखने के भी अलग अलग स्टाइल थे। औरतें सचती संवरती भी होंगे। चन्हूदड़ों में लिपस्टिक मिली है और शायद सिंदूर काजल का भी इस्तेमाल होता रहा हो। धातु के आईने भी मिले हैं। वाह। और वास्तुकला में पत्थर का इस्तेमाल। ज्यादातर इमारतें पक्की ईंटों की हैं, लेकिन धोलावीरा गुजरात जैसी जगहों पर पत्थर की बनी कुछ शानदार संरचनाएं भी मिली हैं, जैसे पानी के जलाशय और गेटवे। तो वो पत्थर का इस्तेमाल भी जानते थे। तो अगर हम सिंधु कला को समेटें हाँ। तो क्या कह सकते हैं? मतलब एक निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिंधु घाटी के कलाकार और कारीगर कई अलग अलग माध्यमों में बहुत कुशल थे। धातु ढालना, पत्थर तराशना, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन पर चित्रकारी करना, टेराकोटा से मूर्तियां और खिलौने बनाना, सब में माहिर थे। और उनकी कला उनकी जिंदगी को दर्शाती है। बिल्कुल। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके विश्वास, उनका व्यापार, उनका सामाजिक ढांचा, सब कुछ उनकी कला में झलकता है। ये एक ऐसी विकसित शहरी संस्कृति की तस्वीर पेश करती है जिसका अपना एक खास सौंदर्य बोध था, एक डिस्टिंक्ट एस्थेटिक सेंस जो आज भी हमें हैरान करता है। तो ये थी हमारी यात्रा गुफाओं में बनी उन शुरुआती कलात्मक अभिव्यक्तियों से लेकर सिंधु घाटी की इस परिष्कृत शहरी कला तक। हाँ, हमने देखा कि कैसे भारत में कला की एक लंबी और लगातार चलने वाली परंपरा रही है, जो समय के साथ बदलती गई, विकसित होती गई। और ये सोचने वाली बात है कि ये कलाकृतियां हमें उन प्राचीन लोगों के बारे में सिर्फ किताबी तथ्यों से कहीं ज्यादा बताती हैं। क्या मतलब? मतलब उनकी रचनात्मकता, दुनिया को देखने का उनका नजरिया, उनकी रोज की चिंताएं और शायद उनके आध्यात्मिक विश्वास भी। कला हमें उनके मन और उनकी दुनिया में झांकने का एक अनोखा मौका देती है। सही कहा, कला के जरिए हम उनसे जुड़ पाते हैं। और अब आप सबके लिए एक सवाल, आज की चर्चा पर आधारित। हमने बात की कि भीमबेटका के चित्र शायद ऊंची जगह पर इसलिए बनाए गए ताकि सब देख सकें, या उनका कोई धार्मिक महत्व था, और सिंधु मोहरें पहचान या व्यापार के लिए थीं। तो जरा सोचिए, इन पुराने समाजों में सबके लिए कला यानी पब्लिक आर्ट और निजी कला यानी प्राइवेट आर्ट, इसका क्या मतलब रहा होगा? या फिर रस्म और रिवाज के लिए बनी कला और पहचान बताने वाली कला में आज की हमारी समझ से क्या फर्क हो सकता है? दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।